हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जब आप देखते हैं तो जनरेशन जी या छात्रों के आंदोलन की बात है। और ये छात्रों का आंदोलन खास तौर से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, वहाँ जिस तरह की बगावत हो रही है, जिस तरह का विद्रोह हो रहा है, अब तक छात्र उसमें शामिल नहीं थे लेकिन अब उसमें छात्र भी शामिल हो गए हैं। तो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है पीओके, 2025 के अंत में आखिर स्थितियां वहां पर इतनी बुरी क्यों हुई क्योंकि पूरा पीओके उबल रहा है, जो कि आटा और बिजली की मांगों से शुरू हुआ था आंदोलन और उसमें छात्रों को भी कूदना पड़ा। और इस तरह की संभावना लग रही है कि जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश में स्थितियां बदल गईं, कहीं इस तरह का विद्रोह, ये बगावत कहीं इतनी बड़ी ना हो जाए कि वहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाए और सत्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़े, या कई राजनीतिक दलों की जो डिमांड है कि भारत में शामिल कर लिया जाए। और अब तो मांग यूनाइटेड नेशन में भी पहुँच गई है। ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के, वहाँ पर डिमांड उठाई गई है कि इतने सारे लोग, 12 लोग अब तक पिछले 3 दिनों में 12 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में दुनिया के देशों को पाकिस्तान के इस मामले में खासतौर से पीओके की जो आंदोलन है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर आज क्या है, किस मुद्दे पर यहाँ पर इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है कि अब दुनिया की मीडिया जो है, वर्ल्ड मीडिया, पाकिस्तान की जो बगावत है, छात्र उसमें उतर गए और जनरेशन जी का विद्रोह। और पहली बार देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध छात्र सड़कों पर खड़े हो गए हैं। उनके टैंकों को, उनकी गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, सिविलियन इलाकों में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद में बिल्कुल पूरी तरीके से, खैबर पख्तूनख्वा देखें या मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में रोक दिया, सड़कों पर सेना की गाड़ियों को रोक दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे पीओके कहा जाता है, 2025 के अंत में अगर देखें तो हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। और पहली बार हम देखते हैं छात्र और युवा, जिसे कि जनरेशन जी या जनरेशन जूमर्स कहा जाता है, अब वे सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, उन्होंने सामने खड़े हो गए। अब आप सोच के देखिए स्थितियां कितनी वहां पे बिगड़ चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में छात्रों ने सेना के काफिले को रोक दिया है सड़कों पर, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यह विद्रोह अब केवल आटा और बिजली की कमी की मांग तक सीमित नहीं है कि आप आटे की कीमतों को बढ़ाएं, आटे की जो डिमांड है उसके अनुसार सप्लाई करें और बिजली को निर्बाध रूप से आपूर्ति करें, बल्कि अब यह पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और प्रशासनिक अक्षमता के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। ये सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड नहीं है। और देखिए अब हालात कितने गंभीर है, इस बात को समझिए। पिछले 3 दिनों में 12 नागरिक और 3 पुलिसकर्मी अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं। स्थितियां काफ़ी खराब है और स्थानीय पुलिस तो नियंत्रण कर ही नहीं पा रही, इसलिए बुलाया गया है पाकिस्तान रेंजर्स को। और इस बात के कारण बहुत ज़्यादा विद्रोह जो है भड़कता चला जा रहा है और छात्रों को उतरना पड़ा कि उनकी स्थानीय पुलिस की जगह अब बाहरी जो लोग हैं, पीओके के बाहर के जो लोग हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, उनको या सेना को उतारा गया है। इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद हो, रावलकोट हो या नीलम वैली या फिर हो कोटली सहित कितने भी इलाके, हर जगह देखा जा रहा है लगातार छात्रों और सेना के बीच में झड़पें देखी जा रही हैं। अब इस विद्रोह को काबू करने के लिए स्ट्रैटेजी ये अपनाई है पाकिस्तान ने कि वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया और परिवहन की सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी। सड़कें पूरी बंद है, रेल पूरा बंद है, एक से दूसरी जगह तक खबरें जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग किसी तरह से चोरी छुपे खबरें बाहर तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए वास्तविक हालात भी हमें अभी नहीं पता चल पा रहे कि और कैजुअलिटी कितनी ज़्यादा हो रही है। पूरी तरह से उसको आयरन कर्टेन के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। हजारों सैनिक वहां तैनात किए गए हैं और फ्लैग मार्च कराया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर दहशत बढ़ जाए, लोग सड़कों पर ना निकलें, सरकार का विरोध ना करें। लेकिन इस स्थिति ने छात्रों को और भी ज़्यादा भड़का दिया है। जो आंदोलन पहले राजनीतिक दलों तक सीमित था, आटे की मांग और बिजली की कमी तक की मांगों तो सीमित था, अब वो एक छात्रों और युवाओं का एक आंदोलन बन गया, जो जन आंदोलन में बदलता चला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस आंदोलन की जड़ें कहाँ हैं, किस तरह से शुरुआत हुई, तो पिछले 2 साल से हम देखें लगातार इस तरह के विरोध आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी आटे की कमी की जो मांग थी उसको कि आटे की आपूर्ति की जाए और आटे की कीमतों को कम किया जाए। जो सरकारी रेट, सब्सिडाइज रेट पर आटा दिया जाता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बिजली की लगातार वहाँ कमी थी, तो बिजली का उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई दी जाए।
इसके अलावा जो मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहले से आपूर्ति हो रही थी वो लगातार कम होती चली आ रही है, उसमें भी उन्होंने सब्सिडी कम कर दी। विधानसभा की विशेष सीटों का उन्होंने कहा खत्म होना चाहिए कि जो इस अभी मान लीजिए पाकिस्तान के हिस्से में ही वो पार्ट नहीं है, उसकी भी सीटें उन्होंने बना करके रखी हैं। हालांकि वो उसे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो हमारा इंडिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एक बड़ी डिमांड जो थी, सरकारी खर्च और मंत्रियों की संख्या में कटौती की जाए, क्योंकि इसके कारण सरकार का बड़ा व्यय इन लोगों के शान शौकत ऐशो आराम पर होता है, जबकि चाहिए जनता को कि सस्ता आटा मिले, बिजली मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त इलाज मिले। जनता की डिमांड्स को नहीं माना जा रहा, बल्कि मंत्रियों और सरकारी बड़े बड़े अफसरों पर उस पैसे को खर्च किया जा रहा है। बात तो उनकी जायज़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसकी डिमांड की गई, तो नेताओं को मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं अर्थात वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। और लगभग ये हर देश के छात्रों की इसी तरह की मांगे हैं, आप सोच के देखिएगा जरा। और एक वार्ता हुई थी 8 दिसंबर 2024 को, एक समझौता हुआ था, लेकिन सरकार अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन अब तक जो डिमांड्स थी उन्हें पूरी करने में पूरी तरह से विफल रही है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी क्या चल रहा है, वार्ता के प्रयास जितने वो विफल होते जा रहे हैं। जनता को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया और अस्थायी छावनियों में उन्हें बदल दिया गया है। इसके अलावा वहाँ के पीओके के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने खुद माना है कि हम इस भीड़ को संभालने में असमर्थ हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान रेंजर्स को बुलाया। और इस कारण हम देखते हैं कि छात्र और युवाओं का इसमें प्रवेश हुआ इस आंदोलन में। जो एक राजनीतिक मांगें थी, अब वो एक बड़ा एक जन आंदोलन बनता चला जा रहा है और यहाँ से पाकिस्तान समस्याओं में है। अगर हम यहाँ बात करें, कुछ नई मांगे भी अब इस आंदोलन में जुड़ गई। वे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए उनके इलाके में, इसलिए कश्मीरी मुहाजिरों के लिए, जो कश्मीर से जो लोग वहाँ जा करके रह रहे हैं उनके लिए बात करें कि कश्मीरी मुहाजिरों को सरकारी कोटा समाप्त करना। इसके अलावा वे कहते हैं स्थानीय ग्रिड स्टेशनों का संचालन स्थानीय सरकार को दिया जाए और 1947 से जो लोग आए हैं शरणार्थियों को यहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए। तो ये सारी बातें, लेकिन बात यहीं तक नहीं खत्म होती, बल्कि अब इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। यूनाइटेड नेशन में मामला चला गया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशन पार्टी ने जिनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में पीओके में हो रहे दमन का मुद्दे को उठाया है। वहाँ के नेता हैं सरदार नासिर अजीज खान। इन्होंने आरोप लगाया पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है। हालांकि संख्या तो बहुत कम बताई गई, 12 इससे ज़्यादा संख्या हो सकती है, क्योंकि खबरों को दबाया जा रहा है। 29 सितंबर से अब तक अगर देखें, आज मैं 3 अक्टूबर को आपसे बात कर रहा हूँ, 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मैंने फिर से आपको एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती चली आ रही है। ये जो खबरें छन छन के बाहर आ रही है उससे हमें ये पता चला, लेकिन वास्तविक संख्या हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा निकले, 12 से कई गुना ज़्यादा निकले। अब अगर हम यहाँ बात करें 2 अक्टूबर, जिस दिन की गांधी पूरी दुनिया मानती है, अहिंसा का दिवस मानती है गांधी की नीति को, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में एक घटना घटी। क्या है, जेएसी के सदस्य जो प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, इस्लामाबाद की पुलिस आती, बलपूर्वक उनको वहाँ से उठा करके घसीटा जाता है, वहाँ पिटाई की जाती है उन लोगों की। पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, कोई मोबाइल से शूट कर रहा है उसके मोबाइल तोड़ दिया तो उनकी गिरफ्तारी की जाती है, उनमें दहशत बैठाल दी जाती ताकि वे घटनाओं को कवर ही ना करें, निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता ना करें। इस घटना ने पाकिस्तान की मीडिया में सेंसरशिप और मानवाधिकार उल्लंघन की पोल खोल दी गई। देखिए, खबरों को सेंसर किया जा रहा है, खबरों को प्रसारित होने से रोका जा रहा है और मानवाधिकारों की किस तरह से वो रक्षा कर रहे हैं। ये पता चल रहा है कि पत्रकार भी अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। अब इन सारे घटनाक्रम पर अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण की, तो भारत का दृष्टिकोण आज से नहीं, बल्कि अगर हम बात करें 1994 में भारत ने की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो JNK है वो भारत का ही हिस्सा है। ध्यान रखें, पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो हमने एक तरह से संवैधानिक दावा उस इलाके पे कर रखा, हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। कूटनीतिक रणनीति अगर देखी जाए तो पीओके की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की नाकामी के तौर पर भारत लगातार प्रस्तुत करता है और बताता है कि भले पीओके पे उसका कब्जा है, लेकिन वे वहाँ पर एक बेहतर सरकार देने में असफल हुए। वहीं दूसरी तरफ जो कि हमारे भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर है, उसे वे बताते इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, जैसे वे कहते हैं हम आज़ाद कराएंगे। यहाँ पर नियमित रूप से हम देखते हैं कि चुनाव होते हैं, विधानसभा है, अभी भी वर्तमान में वहाँ एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। अब आप सोच के देखिए किस तरह की स्थितियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये पीओके से होकर के गुजरने वाला है और एक तरह से भारत इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। क्यों? क्योंकि ये जब पीओके से होकर के गुजरता है, भारत की संसद ने ऑलरेडी उस हिस्से को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया, भारत के नक्शे में उस हिस्से को दिखाया जाता है, उसी हिस्से से गुजरते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है। लेकिन पाकिस्तान कि अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ते चले रहे, उसी तरीके से चीन और भारत के बीच में रिश्ते मधुर होते चले जा रहे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चीन हमारे इस कंसर्न को जरूर समझे। हालांकि चीन पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें मानवाधिकार का प्रश्न की बात करें, तो पीओके के जो विरोध प्रदर्शन है उन्हें पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान में उनको एक नागरिक की हैसियत से नहीं देखा जाता है, तो ऐसे में उनका बहुत ज़्यादा दमन किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पर एक और चीज़ देखी जाए कि क्या स्थितियां, राजनीतिक दबाव कैसे बनाया जा सकता है, तो यह दिखाना कि पाकिस्तान अपनी जनता की समस्याओं की अनदेखी करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल सही बात है कि मुजफ्फराबाद में कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां पे आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और भारत में उनकी घुसपैठ कराई जाती है। पहलगाम जैसी घटनाएं इस पूरी घटना का एक सबूत है। अजमल अमर कासब जो आया था यहाँ पर 2008 में, जो ताज पर और होटल ट्राइडेंट पर जो अटैक किया था, ये सारी घटनाएं बताती कि पाकिस्तान किस तरह से सीधे सीधे इसमें शामिल है। हालांकि वो कहता है कि ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है कि पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में, लेकिन ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। हकीकत ये कि पाकिस्तान की सेना, वहाँ की इंटेलिजेंस इस तरह के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देती है, उनको धन उपलब्ध कराती है। अब अगर हम बात करें कि पीओके का जो मौजूदा आंदोलन है, पाकिस्तान की नीतियों की असफलता साफ साफ दिखती है हमें इससे, उनकी दमनकारी भूमिका साफ साफ दिखती है। यूनाइटेड नेशन में तक मामला गया है और जनरेशन जी ने जो इस तरह से इस विद्रोह को एक नया आयाम दिया है। अब बात आती है कि इन सारे मुद्दों को अगर भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखता है तो तय मान के चलिए कि हम एक तरह से मानवाधिकारों का जो उल्लंघन पाकिस्तान में हो रहा है, पीओके में जो भारत के लोग रहते हैं, उनके हितों का हम संरक्षण करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहिए और मे बी मैं 100% श्योर हूँ कि शायद पाकिस्तान में इसको ब्लॉक किया जाएगा, वहाँ ना दिखाया जाए इस तरह की घटनाओं को कि हम बता रहे हैं खुलेआम कि आप किस तरह से लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसे लोगों तक पहुँचाते रहिए। और अब तक आप हमारे साथ अगर बने हुए और आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं हूं यशोवर्धन और ये है हाजिल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। हम सिर्फ ना केवल आपको एक बेहतर तैयारी करने में मदद करते हैं कि सिविल सर्विसेज की, बल्कि एक बेहतर जागरूक नागरिक बनाने के लिए भी आपके समक्ष लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आपके समक्ष रखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं निष्पक्ष तरीके से, जिससे कि आप घटनाओं की एक बेहतर समझ बना सके, एक बेहतर नागरिक बन सकें और एक बेहतर इंसान बन सके कि पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों के भी मानवाधिकार हैं, उन्हें भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जैसे कि भारत में रहने वालों के। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें और इस वीडियो को लगातार लोगों के साथ शेयर करते रहें। हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में पिछले एक वीडियो पे मैंने देखा कि एक आया कि हम लोगों ने क्या हम लद्दाख के मुद्दे पर वीडियो बनाए, तो लद्दाख की जो समस्या है उस पर ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ कि वहाँ क्या दिक्कतें हैं, लद्दाख के लोगों की मांगे क्या हैं, और वो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से बताया। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि सरकार का फेवर ले रहे हैं या फिर विद्रोहियों का या छात्रों को अनदेखी की जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हम खबरों का विश्लेषण यहाँ पर करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें होता ये कि अगर निष्पक्ष तरीके से रखी जाएगी बातों को तो ये बातें, मीडिया जो होता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और ये बातें सरकार तक पहुँचती हैं। जहाँ भी उनकी नीतियों में कुछ कमियाँ रहती हैं उन कमियों को वे दूर करेंगे, ताकि क्योंकि जो भी लोग हैं वे भारत के लोग हैं या पाकिस्तान की सरकार को भी सोचना है पाकिस्तान के लोग हैं, तो उनके हितों की अनदेखी ना की जाए, बल्कि सभी को समान रूप से इक्वल मान करके उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।